सॉरी, एक व्यक्ति का जो फ्रीडम के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो फ्रीडम में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एक व्यक्ति का जो फ्रीडम है वो दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर वो नेगेटिव सेंस में है तो। और अगर पॉजिटिव सेंस में है तो फ्रीडम जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम जो है ना इम्पोर्टेंट है। मोरोवर हम ये भी कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो इसलिए भी जरूरी है कि उसको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलनी चाहिए। तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलने के लिए भी फ्रीडम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटीज के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और फ्रीडम जो है वो कैसे, नेगेटिव फ्रीडम क्या होता है और जो है पॉजिटिव फ्रीडम क्या होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम जो है ना डीपली पढ़ेंगे जो है ना। तो आप लोग देखेंगे, समझेंगे कि अपनी बुक का जो है ना आप लोग चैप्टर देखो खोल के रखेंगे अपने पास में, सामने रखेंगे अपनी बुक को। और मैंने आप लोगों को बताया था द आइडियल ऑफ फ्रीडम, ये हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइडियल of freedom, before we set out to answer these questions, let us stop for a moment and consider this. The autobiography of one of the greatest persons of the 20th century, that is Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom. देखो, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल तो दिया ही था नेल्सन मंडेला का, कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपार्थीड की पॉलिसी के अगेंस्ट में किस तरह से स्ट्रगल किया था, एंड साउथ अफ्रीका को ब्रिटिशर्स से फ्री कराने के लिए उन्होंने 28 इयर्स जो है वो जेल में काटे थे। और फाइनली जो है जेल में रह करके ही उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जो ये नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका मतलब देखो नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि फ्रीडम के लिए लॉन्ग वॉक माने एक लंबा संघर्ष, एक लॉन्ग जो है स्ट्रगल, ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या बताया, इस बुक में उन्होंने अपने पर्सनल स्ट्रगल के बारे में बताया कि साउथ अफ्रीका में कैसे अपार्थीड की पॉलिसी को फॉलो किया जाता था, और वहां पर कैसे जो है ना लोगों को सेपरेट किया जाता था। सेग्रेशनिस्ट पॉलिसी, सेग्रेशनिस्ट पॉलिसीज क्या होती है, माने पृथकवाद, पृथकवाद माने डिफरेंट फील कराना लोगों को। किन लोगों को डिफरेंट फील कराना, जो ब्लैक पीपल है और जो व्हाइट पीपल है, उनको अलग अलग जो है ना वो प्रूव करना, अलग अलग उनको साबित करना कि जो गोरे लोग हैं वो अलग हैं और जो ब्लैक पीपल है वो अलग है। अबाउट द ह्यूमिलिएशंस, उनके साथ ह्यूमिलिएशंस किए जाते थे, हार्डशिप्स हैं, या पॉलिसी या पुलिस ब्रूटैलिटीज है। माने कि साउथ अफ्रीका में उनके साथ में जो कुछ भी जो है ना गलत हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, उस इनजस्टिस को उन्होंने नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में डिस्क्राइब किया है। माने कि साउथ अफ्रीका में कि जो भी ह्यूमिलिएशंस थे, हार्डशिप्स थी, या जो सेग्रेशनिस्ट पॉलिसीज थी, वाइट पीपल की, पुलिस की ब्रूटैलिटीज थी, जो वहां के लोगों ने सफर की थी, इन सबको उस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। These ranged from being bundled into townships and being denied easy involvement about the country to measures constituted a body of constraints imposed by the apartheid regime, that discrimination between citizens and on their race. अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी वो क्या प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी बच्चे कि जो यहाँ के वाइट पीपल थे वो ब्रिटिशर्स थे और वो कम लोग थे, और जो ज्यादा लोग थे वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल लोग थे देवर ब्लैक, और जो व्हाइट पीपल थे वो डोमिनेट करते थे ब्लैक पीपल को। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इस चीज की थी कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो व्हाइट पीपल थे वो कहाँ से आए थे, वो यूरोप से आए थे, और जो व्हाइट ब्लैक पीपल थे वो साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल पीपल थे। तो ये कॉन्टिनेंटल चेंज था, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो ब्लैक थे और जो यूरोप के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो व्हाइट थे। इनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और इसलिए उन्होंने संघर्ष किया, और फाइनली जो उन्होंने बुक का नाम लिखा था वो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। For this freedom, Mandela spent 28 years
ऑफ हिज लाइफ इन जेल। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए थे, ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और कभी कभी वो अकेले ही रहते थे वहां पर। इमेजिन व्हाट इट मेंट टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल। देखो अब तुम इमेजिन करो कि अपनी पूरा यूथ, अपनी पूरी जवानी एक आदर्श के लिए, एक आदर्श के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। किन्होंने कुर्बान कर दी? नेल्सन मंडेला ने। तो इसका मतलब है कि वो अपने आदर्शों को हासिल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो है ना इतना लंबा संघर्ष किया, एंड फाइनली जो है उनको सफलता मिली। इमेजिन टू वॉलंटरली गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड्स। अब देखो जब वो जेल में थे तो उन्होंने क्या क्या त्याग किया कि वो अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते थे, वो अपना फेवरेट गेम नहीं खेल सकते थे, वो अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते थे, म्यूजिक नहीं सुन सकते थे, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, उनको जो है ना लॉकअप में रहना पड़ता था, वो सेपरेट, वो जो है ना सब लोगों के साथ मिलकर के नहीं रह सकते थे। तो ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दीज आर एक्चुअली द एग्जांपल्स कि ये उनको फ्रीडम से वंचित किया गया था। मतलब ये है कि ये उनको फ्रीडम नहीं था ना, उनको जेल में रहने का मतलब क्या है? जेल में रहना क्यों पसंद नहीं करते हैं लोग? क्योंकि वहां पर बाउंडेशंस होती हैं, वहां पर लिमिटेशंस होती हैं, वहां पर आप फ्री नहीं होते हो, वहां पर आपको किसी की मर्जी से काम करना होगा, वहां पर आपको एक वहां वहां पर जो है ना आपको बाहर जाने की आजादी नहीं होगी, वहां पर आपको अपनी मर्जी से कोई काम करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तभी तो लोग जेल में जाना पसंद नहीं करते, नहीं तो हर कोई आदमी खुश होकर जेल में चला जाए। तो नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तो भाई उनको इन चीजों की आजादी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपनी मर्जी से फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल में क्यों बिताए? नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बिताए। वो कैसी स्वतंत्रता चाहते थे? वो स्वतंत्रता चाहते थे कि उनको जो है ना गोरों के समान समझा जाए, उनको सिटीजनशिप दी जाए, उनके देश में जो काले लोग हैं उनके साथ में कोई भेदभाव न किया जाए, उनको जो है ना कोई जो है ना जो रंग भेद की नीति है या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अंग्रेज कर रहे हैं उन लोगों के साथ में, वो न किया जाए, वो यही डिमांड करते थे। तो अब देखें कि इमेजिन गिविंग ऑल दीज अप एंड चूजिंग इंस्टेड ऑफ टू बी लॉक्ड अप अलोन इन अ रूम। माने कि नेल्सन मंडेला ने आजादी को छोड़ करके, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ करके एक लॉकअप में रहना, एक अकेले कमरे में रहना रहना इसको चूज किया, इसको चुना। क्यों चुना? ताकि दूसरे लोग आजाद हो सके, ताकि सभी लोग आजाद हो सके, ताकि सभी लोगों को फ्री किया जा सके। नो ओनली बिकॉज वन कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस पीपल। तो इसका मतलब है कि वो दूसरे लोगों को फ्री कराना चाहते थे, और यहाँ उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों के स्वतंत्रता को छीन रखा था, उनके जो है ना आजादी को जो है ना छीन रखा था। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल कॉस्ट। अब देखो कि जो फ्रीडम मिला इनको, लेकिन इस फ्रीडम को हासिल करने के लिए आपने देखा कि नेल्सन मंडेला को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, अब देखो कि दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है ऑन्ग सैन सू की। बोलो नाम, ऑन्ग सैन सू की। ये जो लेडी है, ये म्यांमार की थी। कहाँ की थी? म्यांमार। म्यांमार किसको कहते हैं? बर्मा को। म्यांमार किसे कहा जाता है? बर्मा को कहा जाता है। बर्मा की जगह पे आज जो है ना हम उसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, पहले हम इसे बर्मा कहा करते थे। तो ये जो ऑन्ग सैन सू की थी, ये महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करती थी और उनसे इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था। एंड इन्होंने शी रिमेन्स टुडे अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार। अब ये जो लेडी है ऑन्ग सैन सू की, ये हाउस अरेस्ट थी। हाउस अरेस्ट मीन्स कि ये अपने घर में अरेस्ट किया गया था इनको, माने शी वाज इन हर ओन हाउस बट शी वाज नॉट अलाउड टू लीव हर हाउस। शी वॉज नॉट अलाउड टू लीव हर हाउस। वो अपने घर को छोड़ नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी और कोई काम नहीं कर सकती थी। शी हैज टू बी ऑलवेज इन हर हाउस ओनली। शी वॉज हाउस अरेस्टेड। ठीक है,
अच्छा, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, और उनको उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर, और उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार थे, उनको कैंसर था, और ऑन्ग सैन सू की को अपने हस्बैंड से मिलने की परमिशन नहीं थी, बिकॉज शी फियर दैट इफ शी लेफ्ट म्यांमार टू विजिट हिम इन इंग्लैंड शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न। और जो है ना, वो उनके जो हस्बैंड थे वो इंग्लैंड में थे, और अगर उनको इंग्लैंड जाने का मौका मिले तो वो वापस म्यांमार लौट करके नहीं आएंगी, इसीलिए उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया था। अब यहाँ देखेंगे कि ऑन्ग सैन सू की सीज हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। अब देखो कि उन्होंने अपने फ्रीडम को किसके फ्रीडम से जुड़ा हुआ देखा, अपने लोगों के, माने कौन लोगों के, जो कि म्यांमार के लोग थे, उनसे अपने फ्रीडम को जुड़ा हुआ देखा। शी स्ट्रगल्ड, उसने ये सब कीमत चुकाई, उसने ये पे किया, क्या पे किया, उसने अपनी अपनी आजादी, अपनी अपनी ये कीमत चुकाई, उन्होंने ये स्ट्रगल किया उन्होंने, ताकि उनके और लोग जो है, उनके और साथी जो है, उनके देश के और जो लोग हैं वो स्वतंत्रता में सांस ले सके। तो उन्होंने जो है ना अपना ही, हर बुक ऑफ एसेज बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक में जो है ना बहुत सारे एसेज लिखे गए हैं, निबंध लिखे गए हैं, और उनकी जो बुक है उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर्स। फ्रीडम फ्रॉम फियर्स माने का मतलब क्या है कि हमें अपने डर से आजादी पानी चाहिए। आप लोगों को पता है कि हम सभी लोग जो है किसी न किसी डर से, डर कोई ना कोई डर हमारे अंदर होता है, कोई ना कोई फियर हमें जो है ना परेशान करता है, तो हमें अपने इस फियर से कैसे मुक्त होना चाहिए, कैसे इससे आजादी हासिल करनी चाहिए। शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब वो कहती है कि मेरे लिए असल फियर, असल जो फ्रीडम है वो फ्रीडम क्या है कि डर से आजाद होना, डर से फ्री हो जाना। And unless you can live from fear, free from fear, you cannot live a dignified human life। और अगर आपके अंदर कोई डर जिंदा है, अगर आप किसी चीज से डर रहे हो, तो आप एक जो है ना इज्जत से जिंदगी नहीं बिता सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप जो है ना इज्जत से जिंदगी बिताना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर जो डर पैदा है, डर जो पैदा हुआ है, उस डर को खत्म करना होगा। उस डर को जब आप खत्म कर दोगे, तब आप जो है ना एक रिस्पेक्ट की और एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ को जी पाओगे। These are the deep thoughts that lead us to pause and consider their implications. We must not, her words suggest, be afraid of the opinions of others people. अब देखो यहाँ कौन से डर की बात कर रहे हैं। ऑन्ग सैन सू की को जो डर है वो क्या है, वो ये कहती है कि डर क्या है, डर ये है कि हम ऑफन ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या ओपिनियन होगी, लोगों की क्या ओपिनियन होगी, ठीक है। बी अफ्रेड ऑफ ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी हमारे बारे में क्या ओपिनियन होगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही डर खाया जाता है कि अगर मैं ये काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या ओपिनियन होगी, मेरे बारे में लोग कैसी धारणा बनाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे। हम हमेशा इसी डर से मरे जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो ये जो दूसरों के बारे में हम सोचते हैं ना कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हमें इस डर को खत्म करना चाहिए। और ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी और ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी, कि माने हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका हम इस काम को करने के बाद में क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, वो हमारे बारे में उनके जो रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस किस तरह के होंगे to the things we want to do, or of the ridicule of our peers, or of speak our mind, yet we find that we often exhibit such fear। अब देखो क्या होता है कि हम जो है मतलब हम पर हंसेंगे, हमारे मतलब देखेंगे कि हमारी हमारी सोच के ऊपर हंसेंगे, हमारे बिलीफ के ऊपर हंसेंगे। तो ये जो डर है वो हमारे ऊपर जो है वो ज्यादातर क्या होता है, ये डर हमारे ऊपर जो है वो हमारे ऊपर छाया रहता है, हमारे ऊपर जो है ना वो असर करता है। और ऐसे फॉर ए सॉन्ग ऑन सैन सू की लिविंग अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्स अस टू बी एबल टू ओवरकम सच फियर। ऑन्ग सैन सू की कहती हैं कि इस डर को खत्म कर देना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी से हम जो है एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ को जो है ना अटेन कर सकते हैं।
फ्रॉम दीज टू बुक्स अब हमने 2 बुक के नाम पढ़े हैं, ठीक है। एक बुक तो हमने पढ़ी नेल्सन मंडेला की जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जो दूसरा बुक का नाम पढ़ा हमने वो पढ़ा था फ्रीडम फ्रॉम फियर्स, और इसके राइटर जो है वो कौन है, ऑन्ग सैन सू की। तो हमने 2 राइटर्स के बारे में पढ़ा है, 2 हमने जो है ना यहाँ पे लीडर्स के बारे में पढ़ा है। एक लीडर जो थे वो तो थे साउथ अफ्रीका के, और जो दूसरे लीडर थे वो थे म्यांमार के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन लीडर्स ने जो है ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज का जो कॉलोनियलिज्म था उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी, जैसे कि महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी ब्रिटिशर से आजाद होने की। तो उसी तरीके से ये भी ग्रेट लीडर्स थे जिन्होंने कि अपने कंट्री को फ्री कराने के लिए जो है ना कोशिश की थी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? A simple answer to the question what is freedom is absence of constraints. अब देखो फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का एक सिंपल से हुआ जो है ना सेंटेंस में हम फ्रीडम का मतलब कहेंगे कि फ्रीडम का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स माने कि कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, माने कि किसी भी तरीके का जो कोई क्या बोलते हैं हमारे ऊपर कोई प्रेशर है या कोई हमारे ऊपर दबाव है, वो किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कोई जो है ना हमारे ऊपर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई जो है ना डर नहीं होना चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। तो फ्रीडम मतलब क्या है कि फ्रीडम का मतलब है कि कोई एब्सेंस, एब्सेंस माने कि बिल्कुल खत्म हो जाना, कोई चीज, कोई डर हुई नहीं हमारे ऊपर, ठीक है। और freedom is said to exist from when external constraints on the individual are absent, माने कोई बाहर का फियर, कोई बाहर का डर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री तब कहा जाएगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हो, जब उसके ऊपर कोई बाहर का कंट्रोल नहीं हो, जब उसके ऊपर कोई बाहर का जो है ना कोई दबाव नहीं हो, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता हो, वो अपने तरीके से सोच सकता हो, अपने जो है ना अपने अपने जो उसने सोचा है उस काम को वो पूरा करने में सक्षम हो, माने उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं हो। However, absence of constants is only one dimension. अब देखो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज फ्रीडम, तो फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए सिंपल वर्ड में हमने कहा कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, है ना। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, तो दिस इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम का केवल एक डायमेंशन है, मतलब एक ही जो है ना पहलू है। एक ही डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये एक ही पहलू है। इसका मतलब देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच शुड बी इन्वॉल्व्ड इन फ्रीडम, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच विल which will complete the meaning of freedom, जो फ्रीडम के मीनिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आप लोगों ने बच्चों फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आपने जो राइट टू फ्रीडम पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राइट टू फ्रीडम जो है वो दिस इज नॉट वन राइट, दिस इज अ बंच ऑफ राइट्स। ये एक राइट नहीं है बल्कि ये राइट्स का एक बंच है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस फ्रीडम टू, राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स जो है वो शामिल किए गए हैं। तो यहाँ अब एक और पहलू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो जो दूसरा पहलू है वो क्या है? वो दूसरा पहलू है राइट टू पीपल, जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, माने वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, माने जो उनके दिमाग में है, जो उनके दिल में चल रहा है, वो उसको जो है वो एक्सप्रेस कर सके, उसको वो बोल सके। Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. देखो कि यहाँ पर फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप कर सके, माने कि इफ वी हैव सम क्रिएटिविटी, इफ वी हैव सम टैलेंट, इफ वी हैव सम कैपेबिलिटी, इफ वी कैन डू समथिंग इन डिफरेंट वे, एंड हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो हम उसे एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो दिस इज once again a second dimension of freedom. तो जो फर्स्ट डायमेंशन मैंने आपको बताया था, वो फर्स्ट डायमेंशन क्या था?
कि फ्रीडम एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और जो सेकंड डायमेंशन मैंने आपको बताया वो क्या है कि फ्रीडम मीन्स दैट वी मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली। सो वी मस्ट बी हैव पोटेंशियल कि हम जो है अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटीज को बूस्ट अप कर सकें, उनको हम जो है ना एनकरेज कर सकें। अब देखो कि ये हमने दो एस्पेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब दो एस्पेक्ट पढ़े, मैंने आपको दो बातें बता दी, ठीक है। एक तो मैंने बताया आपको एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट्स एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन व्हिच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स। माने कि हमें एक जो है ना मौका मिलना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम अपने टैलेंट को जो है ना टैलेंट को डेवलप कर सकें। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints। माने अगर हम किसी कंट्री, किसी सोसाइटी को, किसी कंट्री को हम कहें कि ये कंट्री जो है वो फ्री है, वो सोसाइटी फ्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है, वहां पे मिनिमम कॉन्स्टेंट्स हैं। मिनिमम कॉन्स्टेंट्स माने मिनिमम प्रेशर्स हैं, मिनिमम डर है, मिनिमम फियर है। माने कि वो लोग फ्री हैं अपने काम को करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने टैलेंट्स को इंक्रीज करने के लिए। और जो है ना उनके ऊपर कोई बाहर का कोई प्रेशर नहीं है, उनको ऊपर बाहर का कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप ये कहो कि जी मैडम हमें भी हमारे घर में पूरी तरीके से आज़ादी मिली हुई है, पूरी तरीके से फ्रीडम मिला हुआ है। तो आप जो भी ये आज़ादी, जो ये फ्रीडम आप लोग कहोगे ना बच्चों, तो उस फ्रीडम का मतलब पता है क्या होगा? उसका मतलब ये है कि आपको मैडम हम कभी भी घर में आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हमारे मम्मी-पापा हमको कोई भी खाना खाने के लिए टोकते नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी जो है ना कपड़ा पहन सकते हैं। हम जो है ना क्या बोलते हैं फ़ोन है या अपने फ्रेंड्स हैं, उनके आने-जाने पर हमें कोई रोक-टोक नहीं है, हम घूमने-फिरने भी जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का फ्रीडम, आप इसको अभी आज के टाइम पर जो है, जो अभी आप एज़ अ स्टूडेंट अगर आपसे मैं कोई फ्रीडम की बात करूँ, तो आप फ्रीडम का यही मतलब निकालोगे, है ना? आप कहोगे कि मैडम हमारे पेरेंट्स जो है ना बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वो हमको टोकते नहीं है, हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, हम अकेले भी बाहर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए आज के तारीख में फ्रीडम है, ठीक है। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो हम सोसाइटी क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, क्योंकि फैमिली से ऊपर जो है ना सोसाइटी की बात आ गई। तो जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी में हम कहेंगे कि वहां पर जो है ना एक दूसरे के साथ में जो है वो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में तो ज्यादा लोग रहते हैं। एंड समटाइम्स जो है ना वी सी की सोसाइटी में अलग अलग जो है ना रिलीजन के या अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो वहां पर जो है ना क्या होगा कि वहां पर जो है ना एक एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि वहां पर जो है ना अब देखो किसी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में 100% जो है वो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो ऐसी कम्युनिटी हो कि जहां पर जो है ना एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक ही रिलीजन को बोलने वाले मानने वाले लोग रहते हैं, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर हो सकता है कि रिच पीपल हो और कुछ जो है ना दादा टाइप लोग हो, तो वो दूसरे लोगों को दबा के रखने की कोशिश करें। तो कॉन्स्टेंट्स हर जगह पॉसिबल है, ये हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। भाई रेस्ट्रिक्शंस तो जो अगर सोसाइटी में अगर आप रहोगे, तो फैमिली में अगर आप रहोगे, तो अब जैसे कि आप ये कह रहे हो कि भी हमें घर में फ्रीडम है, लेकिन भाई फ्रीडम ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा मन करे तुम रात को 12 बजे घर से बाहर निकल जाओ, है ऐसा फ्रीडम थोड़ी है तुम्हें। तुम्हारा मन करे तुम 3 बजे घर में आ जाओ, तुम्हारा ऐसा ऐसा फ्रीडम थोड़ी है। तुम्हारा मन करे तुम जो है ना पापा की गाड़ी निकाल के चल दो, ऐसा फ्रीडम थोड़ी है तुमको। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि रेस्ट्रिक्शंस है ना, रेस्ट्रिक्शन है ना तुम्हारे ऊपर, है। तो कोई ऐसी सोसाइटी हो ही नहीं सकती जहां पर 100% जो है वो रेस्ट्रिक्शंस फ्री हो। इट बिकम नेसेसरी, अब देखो कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस को तो फॉलो करना भी बहुत जरूरी है।
कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना तो जो है ना फिर क्या हो जाएगा, सब मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। अब भाई अगर तुम्हारे घर में कोई भी किसी भी समय आ जाए, कोई भी किसी भी समय चला जाए, कोई भी कुछ भी बनाने लगे, कोई भी कुछ भी खाने लगे, कोई भी कुछ भी कपड़ा पहनने लगे, कभी कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा, फिर तो वो तो अजायब घर सा हो जाएगा, वो घर कहाँ रहेगा, वो घर थोड़े रहेगा, फिर तो वो अजायब घर सा हो जाएगा भाई, वहां तो पता ही नहीं चल रहा है कि कर लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो घर को घर बनाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो लगाने पड़ेंगे ना भाई, 8 बजे के बाद घर से बाहर मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक है, 8 बजे सब घर के अंदर आ जाए। ठीक है, 8:30 बजे सबको एक साथ खाना खाना है, 8:30 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर चाहिए। तो अगर 8:30 बजे सब लोग खाना एक साथ बैठ करके खाएंगे, तो आप लोगों को फिर फ्रीडम थोड़ी है कि भाई मैं तो आज 9 बजे खाऊंगा खाना। ठीक है, मेरा तो आज 7 बजे ही खाना खाने का मूड है। जब 8:30 बजे आपको टाइम दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपको 100% तो यहाँ पे फ्रीडम नहीं है ना, है ना। लेकिन आपको 8:30 बजे बुलाया गया है, टाइम की बाउंडेशन है, लेकिन आपको खाने का तो फ्रीडम है ना, कि आप कुछ भी खा सकते हैं। 8:30 बजे अगर आप जा रहे हैं खाने के लिए, तो डाइनिंग टेबल पर आप कुछ भी खा सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है। ठीक है, तो फ्रीडम जो है वो 100% नहीं हो सकता, लेकिन जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव की जा सकती है। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर नेसेसरी, अब यहाँ पर हमने देखा कि कुछ सोशल कॉन्स्टेंट्स तो जरूरी है ना, कुछ सोशल कॉन्स्टेंट जरूरी है, और उन सोशल कॉन्स्टेंट्स के बिना तो जो है ना सोसाइटी स्मूथली रन नहीं कर सकती है। और कुछ जो है ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होती है कि जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, उनसे जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि to understand which social constants are necessary, discussions on freedom need to look at the core relationship between the individual and the society within which he she is placed. That is, we need to examine the relationship between individual and society. माने एक इंडिविजुअल का और एक सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है, उनका संबंध क्या है। ठीक है, जैसे कि आप एक इंडिविजुअल है और आप एक फैमिली में रहते हैं, तो आपके मदर के साथ में, आपके फादर के साथ में, आपके बहन भाइयों के साथ में आपका क्या रिलेशन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे ही सोसाइटी में जब हम रहते हैं, तो हम एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह रहते हैं, बट हमारा जो है सोसाइटी में रहने के नाते वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि हमें फॉलो करने होंगे, और सोसाइटी में हम तभी जो है ना वो अच्छी तरह से रह पाएंगे। तो उसके लिए जो है ना, क्योंकि हम सोसाइटी का एक पार्ट है, हम खुद अकेले सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी का एक हिस्सा है हम। तो सोसाइटी स्मूथली रन करे, सोसाइटी में जो है ना सभी इंडिविजुअल्स जो है अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सभी सिटीजन, सभी सोसाइटी के मेंबर्स पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। We would need to see which features of the society allow the individual of the freedom to choose, decide or act, and which do not. We would need to determine which features are desirable and which are not. अब देखो यहाँ पर कुछ बातें तो ऐसी हैं जो डिजायरेबल है, जिनको भाई हम छूट दे सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि भाई आपको 8:30 बजे लंच के लिए आना है, या डिनर के लिए आपको रात को आना है, तो यहाँ पर आपको हम 8:30 बजे का तो टाइम फिक्स है, लेकिन हाँ ये छूट है कि आप जो है उससे पहले आप ये बताओगे कि आपको क्या खाना है, तो खाने में आपको जो है छूट मिल सकती है। आप कितना खाओगे जरूरी नहीं है कि सबको जो है ना 3 ही चपाती खानी है या 2 ही चपाती खानी है, या सबको जो है ना दाल चावल ही खाने हैं, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से जितनी आपको भूख है उतनी आप कोई भी चीज जो है वो खा सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए डिजायरेबल क्या है और आपके लिए अनडिजायरेबल क्या है, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। We would need to determine which features are desirable and which are not, which should be removed and which should not. Further, we need to see if the principles which we use to differentiate necessary from unnecessary constants also apply to the relationships between individuals and the groups and nations. अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे constants हैं जो कि unnecessary लगते हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि नेसेसरी है। तो जो नेसेसरी है वो तो फॉलो किए जाएंगे, जो अननेसेसरी है भाई उनको हम छोड़ सकते हैं। Thus far we have defined as the freedom as the absence of constant। देखो टिल नाउ मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे जो है ना, एब्सेंस मतलब फ्रीडम जो है वो क्या है, फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है,
टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कॉन्स्टेंट्स। अगर हम अपने आप को फ्री कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टेंट्स है उनको जो है ना मिनिमाइज करना, लिमिटेशन कम होनी चाहिए, लिमिट्स कम होनी चाहिए। हमारे ऊपर जो जो मतलब जो चीज़ें हमारे ऊपर जो है ना इम्पोज़ की जाती हैं वो कब होनी चाहिए? हमारे पास जो है ना अपनी हम अपनी एबिलिटी होनी चाहिए हमें कि हम फ्रीली चूज़ कर सकें। हम फ्रीली चूज़ कर सकें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जैसे अब आप 11th क्लास में आए हो तो आपके पास जो है ना चॉइस होगी कि आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करें। बट मेरे के पास तो कोई आपके पास तो चॉइस बहुत कम बच्चों के पास थी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे हैं जो कि कम मार्क्स लेकर के आए थे, इसलिए ज़बरदस्ती उनको तो यही सब्जेक्ट लेने पड़े, अदरवाइज़ कोई और सब्जेक्ट उनको मिलता ही नहीं। तो आपके पास चॉइस तब होती है ना जब आप 90% स्कोर करते हैं, 95% स्कोर करते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं मैडम मैं तो साइंस, मुझे तो साइंस भी मिल सकती है, मुझे मेडिकल मिल सकता है, नॉन मेडिकल मिल सकता है, मुझे आर्ट्स मिल सकता है, मुझे कॉमर्स मिल सकता है, एंड नाउ फाइनली आई ऑप्ट टू ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तब तो मैं बोलती कि आपको जो है ना चॉइस थी भाई, एबिलिटी टू चूज उसको कहा जाता है ना। लेकिन आप लोगों को तो एबिलिटी टू चूज नहीं मिला ना, क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो डिजर्व ही यही करते थे। However, this is only one aspect of freedom. To put it in another way, freedom also has a positive dimension. इसका एक positive dimension भी है. To be free, a society, to be free, a society must widen the area in which individuals, groups, communities, or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. भाई देखो, अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो एक सोसाइटी में लोगों के पास में ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करें कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। इस सेंस में फ्रीडम का मतलब क्या है कि उनको जो है ना इतनी फ्रीडम हो कि वो अपने आप ये डिसाइड कर सकें कि वो क्या डेवलप करना चाहते हैं, अपनी किस क्रिएटिविटी को वो डेवलप करना चाहते हैं, वो कैसे जो है ना वो सेंसिबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, कैसे वो अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, कौन सी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ स्पोर्ट्समैन, I want to be a science student. I want to be a art student. I want to be a music student. What talent do I have, and what are my interest, and what do I want to become? उसके अकॉर्डिंग मेरे पास चॉइस होनी चाहिए और मैं उन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करूं कि व्हाट आई वांट टू बी। तो a free society is one that enables one to pursue one interest। माने एक फ्री सोसाइटी हम इसे किसको कहेंगे? एक फ्री सोसाइटी हम उस सोसाइटी को कहेंगे कि जिसमें वहां रहने वाले लोगों को ये आजादी है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं। If I want to become a businessman, I can become a businessman. If I want to become a doctor, I can become a doctor. If I want to become an engineer, I can become an engineer. ये मेरी चॉइस है। अगर मैं जो है ना आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ तो मुझे आर्टिस्ट बनने की आजादी हो। मतलब कोई चीज मेरे ऊपर इम्पोज न की जाए, कोई चीज मेरे ऊपर थोपी न जाए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। फॉर द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हम फिर बाद में फाइनली अपने इंटरेस्ट पर जो है ना हम फोकस नहीं करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं एंड फाइनली हम वो काम करने लगते हैं जिसमें हमारा कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसमें क्या है कि फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। फ्रीडम को जो है ना वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट अलाउज अस टू मेक चॉइसेस एंड टू एक्सरसाइज अवर जजमेंट। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को फ्रीडम के बारे में जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है होपफुली समझ में आया होगा। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू यू एंड इसके अलावा आई वुड लाइक टू टॉक टू यू रिगार्डिंग योर